नमस्कार दोस्तों, वीआईपी टेक्नीशियन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के क्वेश्चंस में हम विद्युत मापक यंत्रों के एमसीक्यूज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने, सेकेंडरी विद्युत यंत्र होते हैं तो सेकेंडरी विद्युत यंत्र किस प्रकार के होंगे? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क वाले, कंट्रोलिंग टॉर्क वाले, डैम्पिंग टॉर्क वाले या उपरोक्त सभी। तो सेकेंडरी विद्युत यंत्र किस प्रकार के होंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। अर्थात सेकेंडरी विद्युत यंत्र डिफ्लेक्टिंग टॉर्क वाले भी होंगे, कंट्रोलिंग टॉर्क वाले भी होंगे, डैम्पिंग टॉर्क वाले भी होंगे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मूविंग कॉइल विद्युत यंत्र में डैम्पिंग की जाती है तो डैम्पिंग कैसे की जाएगी? मूविंग कॉइल विद्युत यंत्र में एडी धारा के द्वारा, वायु के द्वारा, तरल पदार्थ के द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किस प्रकार से डैम्पिंग की जाएगी मूविंग कॉइल विद्युत यंत्रों में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि एडी करंट के द्वारा, एडी धारा के द्वारा मूविंग कॉइल विद्युत यंत्र में डैम्पिंग की जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलें तो अगला प्रश्न आपके सामने, वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाई जा सकती है। अगर हमें वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ानी है तो किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं? ऑप्शन ए, सीरीज में मल्टीप्लायर जोड़कर, ऑप्शन बी, शंट में मल्टीप्लायर जोड़कर, ऑप्शन सी, कैपेसिटर सीरीज में जोड़कर और ऑप्शन डी, चौक सीरीज में जोड़कर। तो किस प्रकार से वोल्ट मीटर की रेंज को बढ़ाया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सीरीज के अंदर मल्टीप्लायर जोड़कर आप वोल्ट मीटर की रेंज को बढ़ा सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए आप सीरीज में मल्टीप्लायर जोड़ दीजिए, उसकी रेंज बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न, ऊर्जा मीटर की डिस्क में आमने सामने दो छेद किए जाते हैं। ऊर्जा मीटर होता है, इसकी डिस्क में आमने सामने दो छेद किए जाते हैं। किस कारण से? क्रीपिंग प्रभाव को रोकने हेतु, हंटिंग प्रभाव को रोकने हेतु, ऑक्सीलेटिंग सीरीज में जोड़कर या उपरोक्त सभी। चारों में से किस प्रकार का इसका आंसर होगा? ऊर्जा मीटर की डिस्क में आमने सामने छेद क्यों होते हैं, क्यों किए जाते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि क्रीपिंग प्रभाव को रोकने के लिए इसमें आमने सामने छेद किए जाते हैं। जो ऊर्जा मीटर की डिस्क होती है उसमें आमने सामने छिद्र किए जाते हैं ताकि क्रीपिंग प्रभाव रोका जा सके। अगले प्रश्न पर चलें। सिंगल फेज व थ्री फेज पावर फैक्टर मीटर किस टाइप के होते हैं? ये जो पावर फैक्टर मीटर होते हैं सिंगल फेज और थ्री फेज, ये किस टाइप के होंगे? इलेक्ट्रोडायनेमिक, इंडक्शन, थर्मोकपल टाइप या उपरोक्त सभी। तो चारों में से सिंगल फेज और थ्री फेज पावर फैक्टर मीटर होंगे, ये किस टाइप के होंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इलेक्ट्रोडायनेमिक। जो सिंगल फेज हो या थ्री फेज हो, इनके जो पावर फैक्टर मीटर होते हैं ये इलेक्ट्रोडायनेमिक टाइप के होते हैं। अगले प्रश्न पर चलें। HZ स्केल पर, यानी हर्ट्ज स्केल पर किस मीटर पर अंकित होता है? जो HZ होता है ये किस मीटर पर अंकित होता है? पावर फैक्टर मीटर पर, वाट मीटर पर, ऊर्जा मीटर पर या फ्रीक्वेंसी मीटर पर? जो HZ होता है ये किस मीटर पर अंकित होता है? तो जो हर्ट्ज होती है इसका मापन किसके लिए किया जाता है? फ्रीक्वेंसी के लिए। फ्रीक्वेंसी का मापन हर्ट्ज यूनिट में किया जाता है, तो HZ फ्रीक्वेंसी मीटर पर अंकित होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, कोस फाई किस मीटर पर किया जाता है? पावर फैक्टर मीटर पर, फ्रीक्वेंसी मीटर पर, वाट मीटर पर या उपरोक्त सभी? तो बात करें कोस फाई की, तो ये किस मीटर पर लिखा जाता है? तो देखिए, फ्रीक्वेंसी मीटर की तो अभी हमने बात करी थी, HZ लिखा हुआ होता है और कोस फाई लिखा हुआ होता है ऑप्शन ए, पावर फैक्टर मीटर पर। तो पावर फैक्टर मीटर पर क्या अंकित होगा? कोस फाई। नेक्स्ट प्रश्न पर चले। अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध मापने के लिए प्रयोग में आता है। अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध अगर मापना है तो किस चीज़ का प्रयोग किया जाएगा? ऑप्शन ए, मेगर का, ऑप्शन बी, ओम मीटर का, ऑप्शन सी, पोस्ट ऑफिस बॉक्स का या ऑप्शन डी, अर्थ टेस्टर का। तो चारों में से अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध मापने के लिए किस मीटर का प्रयोग किया जाएगा?
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि अर्थ टोस्टर। अर्थ टेस्टर, अर्थ टेस्टर की सहायता से अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध मापा जाता है। तो अर्थ टेस्टर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 3 फेज 3 एनर्जी मीटर किस सिद्धांत पर ऊर्जा मापते हैं? तो ये जो ऊर्जा का मापन करते हैं 3 फेज 3 एनर्जी वाले मीटर, ये किस सिद्धांत पर ऊर्जा का मापन करते हैं? तो 2 वाट मीटर विधि पर, 1 वाट मीटर विधि पर, 3 वाट मीटर विधि पर, या उपरोक्त सभी पर? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि 2 वाट मीटर विधि पर। 3 फेज 3 एनर्जी मीटर 2 वाट मीटर विधि पर ऊर्जा का मापन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलें। एनर्जी मीटर के धारा कॉइल पर शेडिंग रिंग तांबे की लगाई जाती है, किस कारण से? एनर्जी मीटर के धारा कॉइल पर शेडिंग रिंग तांबे की लगाई जाती है, तो इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए, पावर फैक्टर सही करने के लिए, ऑप्शन बी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी, पावर बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी, स्पीड डिस्क बढ़ाने के लिए। तो एनर्जी मीटर के धारा कॉइल पर शेडिंग रिंग तांबे की क्यों लगाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि पावर फैक्टर को सही करने के लिए शेडिंग रिंग पर तांबा लगाया जाता है। ठीक है, तो शेडिंग रिंग तांबे की लगाई क्यों जाती है? क्योंकि पावर फैक्टर को सही करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, मूविंग आयरन यंत्रों में डिफ्लेक्शन टॉर्क सीधे अनुपात होता है। तो किस चीज़ के सीधे अनुपात में होता है? मूविंग और आयरन यंत्रों में डिफ्लेक्शन टॉर्क सीधे अनुपात होता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, धारा के वर्ग के, धारा के वर्गमूल के, धारा के, या उपरोक्त सभी। जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि जो मूविंग आयरन यंत्रों में डिफ्लेक्शन टॉर्क होता है ये धारा के सीधे ही अनुपात होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूविंग आयरन यंत्रों की स्केल एक समान होती है, मध्य में तंग होती है, प्रारंभ तथा अंत में तंग होती है, या उपरोक्त सभी? तो मूविंग आयरन यंत्रों की स्केल की बात हो रही है, किस प्रकार की होती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी प्रारंभ और अंत में तंग होती है। तो प्रारंभ में और लास्ट में दोनों जगह ही तंग होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चले, मूविंग कॉइल यंत्र कार्य करते हैं। मूविंग कॉइल यंत्र कार्य करते हैं ऑप्शन ए, डीसी पर, ऑप्शन बी, एसी पर, ऑप्शन सी, डीसी और एसी पर, ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मूविंग कॉइल यंत्र कार्य करते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल और केवल डीसी पर। मूविंग कॉइल यंत्र सिर्फ और सिर्फ डीसी पर वर्क करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। थर्मोकपल विधि से एसी विद्युत उत्पन्न होती है, डीसी विद्युत उत्पन्न होती है, एसी स्थिर विद्युत बनती है, या एसी व डीसी दोनों बनती है? तो थर्मोकपल विधि से किस प्रकार की विद्युत उत्पन्न होगी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी थर्मोकपल से डीसी विद्युत उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, एक मापक यंत्र को लीनियर यंत्र कब कहा जाएगा? मीटर का आउटपुट इनपुट से काफ़ी कम हो, मीटर का इनपुट आउटपुट से काफ़ी अधिक हो, मीटर का आउटपुट इनपुट के अनुपात में हो, या उपरोक्त सभी? तो कोई भी मापक यंत्र को लीनियर यंत्र कब कहेंगे हम? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी मीटर का जो आउटपुट है वो इनपुट के अनुपात में होना चाहिए। तो मीटर का आउटपुट इनपुट के अनुपात में होगा तो वो यंत्र लीनियर यंत्र कहलाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलें, निम्न में से कौन से मीटर को चालू सप्लाई पर नहीं लगाया जा सकता है? कि मीटर सप्लाई चालू है और उस पर यूज नहीं कर सकते? वॉट मीटर तथा पावर फैक्टर मीटर को, ओम मीटर व मेगर को, फेज सीक्वेंस टेस्टर तथा ऊर्जा मीटर को, फ्रीक्वेंसी मीटर तथा मूविंग आयरन वोल्ट मीटर को? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा? कौन से मीटर को चालू सप्लाई पर नहीं लगाया जा सकता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी ओम मीटर मेगर को। ओम मीटर और मेगर ये जो दोनों मीटर है इन्हें चालू सप्लाई पर यूज नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपके सामने है, वाट मीटर की रेंज कैसे बढ़ाई जा सकती है?
वाट मीटर की रेंज कैसे बढ़ा सकते हैं? सीटी व पीटी लगाकर, कैपेसिटर लगाकर, चौक लगाकर या प्रतिरोध लगाकर। तो वाट मीटर की रेंज कैसे बढ़ाई जा सकती है? ऑप्शन जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी सीटी और पीटी लगाकर वाट मीटर की रेंज को बढ़ाया जा सकता है। अगले प्रश्न पर चले। तो ये जो चिन्ह आपको दर्शाया गया है यहाँ, ये जो चिन्ह है ये वाला, ये इस चिन्ह से निम्न मीटर को पहचाना जाता है। तो ये कौन से मीटर के लिए चिन्ह है? मूविंग कोयल यंत्र के लिए, मूविंग आयरन यंत्र के लिए, थर्मोकपल यंत्र के लिए या उपरोक्त सभी। तो इस चिन्ह के द्वारा किस मीटर को पहचाना जा सकता है, पहचाना जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी मूविंग कोयल यंत्र। मूविंग कोयल यंत्र को पहचान करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चले। तो ये चिन्ह तुम्हें दिखाया गया है उल्टे यू आकार का। ये चिन्ह है एमसी यंत्र का, एमआई यंत्र का, एमसी व एमआई यंत्र दोनों का या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो सिंबल होगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि ये होता है एमसी यंत्र का। तो इस प्रकार का चिन्ह जो उल्टे यू आकार का होता है वो होता है एमसी यंत्र का। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, एम्पियर मीटर, वाट मीटर और वोल्ट मीटर यंत्र है, ये किस प्रकार के यंत्र होते हैं? एम्पियर मीटर, वाट मीटर, वोल्ट मीटर इंडिकेटिंग टाइप के होते हैं, रिकॉर्डिंग टाइप के होते हैं, इंटीग्रेटिंग टाइप के होते हैं या उपरोक्त सभी प्रकार के होते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी इंडिकेटिंग टाइप के। ये केवल इंडिकेटर का काम करते हैं, इंडिकेटिंग करने का काम करते हैं। वाट मीटर, वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर तो इंडिकेटिंग टाइप के मीटर होते हैं, यंत्र होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चले। अगला प्रश्न, वह बल जो किसी यंत्र के संकेतक को गतिमान करता है, किसी यंत्र के संकेतक को गतिमान करता है, गति बनाता है, वह कौन सा बल कहलाता है? विक्षेपण बल, नियंत्रक बल, अवमंदक बल या व्याकुलता बल। तो जो संकेतक होता है, जो सुई होती है जिसमें गति स्पीड आती है, किस कारण से वो गति करता है? अपनी स्थिति से विस्थापित होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, विक्षेपक बल, यानी विक्षेपक बल के कारण ही जो संकेतक होता है, जो सुई होती है, वो अपने यंत्र में गति करती है। अगला प्रश्न, किसी यंत्र को मापन अथवा परीक्षण हेतु प्रयोग करते समय सबसे पहले किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? क्या सैद्धांतिक ज्ञान पर, व्यक्तिगत सुरक्षा पर, चारों ओर के क्षेत्र पर या वेशभूषा पर? तो किसी भी यंत्र का मापन या परीक्षण करने हेतु किस चीज़ का ध्यान सबसे पहले रखना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, हमेशा व्यक्तिगत सुरक्षा को सर्वोपरि मानना चाहिए, सबसे पहली व्यक्तिगत सुरक्षा अपनानी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, एमआई प्रकार के यंत्र प्रयुक्त होते हैं। एमआई प्रकार के जो यंत्र होते हैं ये कहाँ प्रयुक्त होते हैं? एसी में, डीसी में, एसी और डीसी दोनों में या इनमें से कोई नहीं? एमआई प्रकार के यंत्र कहाँ प्रयोग होते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि एमआई प्रकार के जो यंत्र होते हैं वो एसी और डीसी दोनों जगह ही प्रयुक्त होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, एमसी प्रकार के जो यंत्र होते हैं ये कहाँ प्रयुक्त होते हैं? एसी पर, डीसी पर, एसी और डीसी दोनों पर या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि एमसी प्रकार के जो यंत्र होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ डीसी पर होते हैं, जबकि एमआई प्रकार के एसी और डीसी दोनों पर होते थे। तो ये थे आज की क्लास के इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगली क्लास में।